चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बेहद शानदार और महंगा 5 स्टार जिया हुआ होटल नजर आता है। अब सीन होटल के अंदर शिफ्ट होता है। यहाँ एक लड़की शॉवर ले रही होती है और जैसे ही वह नहाकर बाहर निकलती है उसके पैर से टॉवेल गिर जाता है। चारों तरफ भाप और पानी का माहौल है जिससे सीन थोड़ा मिस्टेरियस और सिनेमैटिक लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी लड़की का कपड़ा अपने हाथ में लेकर बहुत ही खतरनाक स्माइल दे रहा होता है। वह कहता है कि इस बार मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, जिससे साफ पता चलता है कि उसकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी बीच अचानक दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, सर, योर फूड डिलीवरी इज हियर। यह सुनकर वो आदमी जवाब देता है, कमिंग। यहाँ दरवाजा खुलते ही एक डिलीवरी बॉय सामने खड़ा होता है। उसके हाथ में खाना होता है और वो बोल ही रहा होता है, सर, योर डिलीवरी। लेकिन उसकी एंट्री थोड़ी सस्पिशियस लगती है क्योंकि उसका एटीट्यूड एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय जैसा नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है कि वो कुछ खास करने आया है। जैसे ही वो अंदर आता है अचानक वो आदमी विलन का नाम लेकर बोलता है, फैंचा। यह सुनते ही विलन शॉक हो जाता है और उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। उसी समय पीछे से वो लड़की टॉवेल में खड़ी नजर आती है जिससे सिचुएशन और भी ऑकवर्ड और डेंजरस बन जाती है। यहाँ जैसे ही वो डिलीवरी बॉय अंदर आता है तभी एक लड़की टॉवेल में बाहर आती है और शॉक होकर बोलती है, डिड यू टेक माई क्लो। असल में ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एमसी की वाइफ है और डिलीवरी बॉय वही हमारा एमसी है। इस मोमेंट में दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। वाइफ डर जाती है और एमसी के चेहरे पर भी दर्द और गुस्सा साफ दिखने लगता है। अगले ही पल एमसी के हाथ से डिलीवरी बैग नीचे गिर जाता है। बैंग। ये गिरना सिर्फ बैग का नहीं है बल्कि उसके दिल का भी है। तभी अंदर खड़ा वो आदमी विलन गुस्से में चिल्लाता है, हे यू बास्टर्ड। अब सिचुएशन पूरी तरह टेंस हो चुकी है क्योंकि हस्बैंड एमसी अपनी वाइफ को किसी और के साथ देख चुका है। यहाँ लड़की हानि बोलती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो एमसी को नहीं बल्कि विलन को हानि बोल रही होती है। यह सुनकर एमसी पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि अब उसे साफ समझ आ जाता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। और दूसरी तरफ विलन भी शॉक होकर हानि बोलता है जिससे सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती है। अब विलन हंसते हुए एमसी का मजाक उड़ाता है। वो कहता है, तो तुम्हारा यूजलेस हस्बैंड एक फूड डिलीवरी बॉय है। इससे पता चलता है कि विलन पहले से ही एमसी के बारे में जानता था और जानबूझकर उसे इंसल्ट कर रहा है। साथ ही वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है कि उसने एमसी की वाइफ को उससे छीन लिया। यहाँ चेन गुस्से और दर्द में वैंग जियाओ से कहता है कि उसने 3 साल तक उसके फैमिली के लिए सब कुछ किया, खाना बनाया, घर का काम किया, यहाँ तक कि डॉग्स तक साफ किए, लेकिन उसने कभी कंप्लेन नहीं किया। फिर चेन बोलता है कि 3 साल में वैंग जियाओ ने उसे एक बार छूने तक नहीं दिया। इससे साफ दिखता है कि चेन ने इस रिलेशनशिप में सब कुछ दिया लेकिन उसे बदले में सिर्फ इंसल्ट और निग्लेक्ट मिला। साथ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वैंग जियाओ उसे हमेशा दूर रखती थी और उसे फ्लोर पर सोने तक बोलती थी। अब चेन पूरी तरह टूट चुका है। वो कहता है कि उसे लगता था वैंग जियाओ एक प्रिंसिपल्ड वुमन है, लेकिन आज वो किसी और आदमी फैंग चाओ के साथ बेड पर है। और फिर चेन सीधा सवाल करता है, व्हाई वुड यू डू दिस। यहाँ वैंग जियाओ चेन के सवाल वाई का जवाब देती है, लेकिन उसका जवाब बहुत ही दिल तोड़ने वाला होता है। वो कहती है कि क्योंकि मेरा हस्बैंड बस एक यूजलेस फूड डिलीवरी गाय है। अब वैंग जियाओ फैंग चाओ के पास जाकर खड़ी हो जाती है और चेन को बताती है कि फैंग चाओ कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का बॉस है और उसकी फैमिली यूचेंग की टॉप फैमिलीज में से एक है। फिर वो चेन को इंसल्ट करते हुए कहती है, सिर्फ फैंग चाओ जैसा आदमी ही मेरे लायक है, तुम्हारे जैसे गरीब नहीं। यहाँ फैंग चाओ वैंग जियाओ को पकड़कर और भी एटीट्यूड में आ जाता है। वो चेन को इंसल्ट करते हुए कहता है कि जियाओ के लिए मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा,
बस इस खाने को डॉग फूड समझ लो। और फिर वो चेन को नीचा दिखाने के लिए बोलता है, अगर तुम घुटनों पर बैठकर माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें 5 स्टार रिव्यू दे दूंगा। अब चेन का गुस्सा फटने वाला है। वो सीधा जवाब देता है, तुम दोनों इतने शेमलेस हो और फिर भी चाहते हो कि मैं माफी मांगू सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अमीर हो। इस मोमेंट पर चेन पूरी तरह बदलता दिख रहा है। अब वो वीक नहीं लग रहा, बल्कि अंदर से स्ट्रॉन्ग और डेंजरस बन रहा है। यहाँ फैंग चाओ और भी नीचे गिर जाता है। वो वैंग जियाओ के करीब आकर डर्टी तरीके से बिहेव करने लगता है और कहता है, जियाओ इसे इग्नोर करो, हम दोनों बस। यानी वो चेन के सामने ही वैंग जियाओ के साथ गलत इरादे दिखा रहा होता है। ये देखकर चेन का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो तुरंत फैंग चाओ को पकड़कर जोर से रोक देता है और बोलता है, यहीं रुक जा जानवर। फैंग चाओ दर्द से चिल्लाता है, छोड़ो। अब वैंग जियाओ उल्टा चेन पर ही चिल्लाने लगती है। वो कहती है, चेन छोड़ दो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। यानी वो पूरी तरह फैंग चाओ का साइड ले रही है, इवन आफ्टर एवरीथिंग। फिर वो चेन को थ्रेटन करती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। इस पॉइंट पर साफ हो जाता है कि वैंग जियाओ के लिए चेन की कोई वैल्यू नहीं बची और चेन अब पूरी तरह अकेला और इंसल्टेड खड़ा है। यहाँ चेन गुस्से और दर्द के बीच वैंग जियाओ का नाम पुकारता है। उसकी आंखों में साफ दिख रहा है कि वो अंदर से टूट चुका है, लेकिन अब भी उससे जवाब चाहता है। अब स्टोरी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि चेन के ग्रैंडफादर ने उसके लिए पहले से ही शादी फिक्स कर दी थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वैंग जियाओ ही थी। चेन कहता है, यही पहली बार था जब मैंने वैंग जियाओ को देखा था। यानी उनकी शादी लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज्ड मैरिज थी। यहाँ फ्लैशबैक में हमें वैंग जियाओ का इनोसेंट और सिंपल साइड दिखाया जाता है। चेन सोचता है, मैंने सोचा था कि मैं इसके साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन अब प्रेजेंट में चेन की रियलिटी पूरी तरह बदल चुकी है। वो खुद ही कहता है, ये सब बस मेरी एक विशफुल थिंकिंग थी। यानी जो कुछ उसने सोचा था वो सब एक इल्यूजन निकला। फिर वो वैंग जियाओ को कोल्ड टोन में बोलता है, उम्मीद करता हूँ कि एक दिन तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। यहाँ चेन पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन अब उसका दिल पत्थर बन चुका है। वो ठंडे अंदाज में रिग्रेट बोलता है। तभी पीछे से वैंग जियाओ की आवाज आती है, मुझे सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि मेरा पति तुम जैसे बेकार इंसान हो। ये शब्द चेन के दिल पर आखिरी वार करते हैं। अब उसके अंदर बचा हुआ प्यार भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब सीन पूरी तरह बदल जाता है। चेन अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए निकल चुका है। वो एक डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा होता है और फोन पर बोलता है, हेलो दिस इज 2&1 डिलीवरी। यानी पहले जो इंसान रिच बैकग्राउंड से था अब सिंपल लाइफ जी रहा है। यहाँ असली ट्विस्ट सामने आता है। चेन सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं है। फोन पर उसे बताया जाता है, तुम्हारा अगला ट्रेनिंग टास्क बिजनेस वर्ल्ड में होगा। और सबसे शॉकिंग बात, मास्टर ने पहले ही हुआशिन ग्रुप खरीद लिया है और तुम्हें उसका चेयरमैन बना दिया है। यानी चेन असल में एक बहुत बड़े फैमिली बैकग्राउंड से है, जो अब अपनी असली पावर यूज करने वाला है। चेन कामली जवाब देता है, ऑल राइट आई अंडरस्टैंड। अब उससे वैंग जियाओ के बारे में पूछा जाता है, क्या उसे ये फैमिली में ऑफिशियली लाना है। लेकिन चेन बिना एक सेकंड सोचे कोल्ड रिप्लाई देता है, नो नीड, शी इज नॉट वर्दी। ये लाइन बहुत पावरफुल है क्योंकि अब चेन के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची। रात का सीन है। वैंग जियाओ घर का दरवाजा खोलती है और शॉक्ड रह जाती है। चेन गुस्से में बैठा है और पूछता है, तुम्हें चीटिंग छोटी बात लगती है। वैंग जियाओ एटीट्यूड में बोलती है, तो क्या हुआ, क्या तुम मुझसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो आगे इंसल्ट करती है, तुम मेरे घर में रहते हो, हमारा खाते पीते हो, इसलिए सहना पड़ेगा। चेन गुस्से में सब सच बोल देता है। 3 साल से वो वैंग जियाओ और उसकी फैमिली की इंसल्ट सह रहा था। उसके पेरेंट्स उसे सबके सामने मारते और इंसल्ट करते थे। उसके अंकल और कजिन्स भी उसे बुली करते थे और वैंग जियाओ ने कभी कुछ नहीं किया। फिर भी चेन ने उसे रिस्पेक्ट दिया
और कभी जवाब नहीं दिया। चेन इमोशनल होकर बोलता है, ये सब इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब वो फैसला लेता है। आज से मैं ये सब और नहीं सहूंगा, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। वांग जियाओ दरवाजे पर खड़ी होती है और चेन सीधा बोल देता है, वांग जियाओ चलो डिवोर्स लेते हैं। ये सुनते ही वो पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि चेन जैसा इंसान उससे डिवोर्स मांग सकता है। वांग जियाओ गुस्से में बोलती है, ये चेन तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो मुझसे डिवोर्स मांगने की। वो उसे फिर इंसल्ट करती है, अगर तुम इतने यूजलेस नहीं होते तो मैं आज इस हालत में नहीं होती। साथ ही धमकी देती है, डिवोर्स के बाद तुम लक्जरी लाइफ नहीं जी पाओगे, ना बड़ा अपार्टमेंट मिलेगा ना ऑडी। लेकिन चेन कूल होकर स्माइल करता है और बोलता है, बिग अपार्टमेंट ऑडी, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। वांग जियाओ गुस्से में बोलती है, ठीक है डिवोर्स कर लेते हैं। मुझे समझ नहीं आता मेरे ग्रैंडफादर ने तुम जैसे यूजलेस इंसान से मेरी शादी क्यों कराई। वो अपने घमंड में आगे बोलती है, हमारी वांग फैमिली यूचेन की टॉप फैमिलीज में से है, अरबों की प्रॉपर्टी है, और तुम जैसे गरीब इंसान मेरे हस्बैंड बनने के लायक नहीं हो। फिर वो फैसला सुनाती है, कल सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलकर डिवोर्स फाइल करेंगे। लेकिन अचानक वो बोलती है, कल नहीं हो पाएगा। वो बताती है, कल मेरी ग्रैंड मदर का 80th बर्थडे है और पूरी फैमिली को वहां जाना है। साथ ही कहती है, ये शादी एल्डर्स ने तय की थी, इसलिए पहले मुझे फैमिली से बात करनी पड़ेगी। चेन बिल्कुल काम होकर जवाब देता है, ठीक है, जितना जल्दी हो सके अपनी फैमिली से बात कर लो, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। वांग जियाओ गुस्से में चिल्लाते हुए जाती है, जर्क, यूजलेस ट्रैश, अगर तुमने मुझे डिवोर्स दिया तो तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। वो आखिरी बार धमकी देती है, कुछ दिनों में तुम वापस मेरे पास भीख मांगने आओगे। लेकिन चेन बिना पीछे देखे शांति से चलता रहता है। उसे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर बारिश हो रही होती है और चेन अकेला खड़ा होता है। तभी उसका फोन बजता है। वो कैजुअली बोलता है, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, यंग मास्टर, गाड़ी रोड के टर्न पर आपका इंतजार कर रही है। तेज बारिश के बीच कई लक्जरी कार्स आकर रुकती हैं। उनके साथ सूटेड बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं और जोर से बोलते हैं, यंग मास्टर। सब लोग चेन के सामने झुक जाते हैं। ये देखकर क्लियर हो जाता है कि वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि किसी बड़े और पावरफुल फैमिली का हिस्सा है। एक बॉडीगार्ड अम्ब्रेला लेकर आता है और कहता है, यंग मास्टर, आपका अम्ब्रेला। लेकिन चेन उसे मना कर देता है, नो नीड। वो बारिश में ही खड़ा रहता है और अपने बाल पीछे करता है। फिर शांत आवाज में बोलता है, बारिश को मुझ पर गिरने दो, इससे मेरा दिमाग साफ होगा। इस मोमेंट में चेन पूरी तरह सीरियस और फोकस्ड दिखता है, जैसे अब वो अपनी असली जिंदगी में वापस लौटने वाला है। चैप्टर 1 यहीं एंड होता है। चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चेन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ा होता है। एक बॉडीगार्ड उसके कंधे पर कोट डालता है। चेन कामली बोलता है, लेट्स गो। इसके बाद कई लक्जरी कार्स की लाइन दिखाई देती है। लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं, ए रोल्स रॉयस, ये सब रोल्स रॉयस ही हैं, आखिर हो क्या रहा है। वांग जियाओ ऊपर से नीचे देखती है और शॉक्ड होकर बोलती है, क्या कोई बड़ा आदमी यहाँ आया है। नीचे इतनी सारी रोल्स रॉयस क्यों खड़ी हैं? दूसरी तरफ चेन आराम से कार के अंदर बैठा होता है। उसका ऑरा अब पूरी तरह बदल चुका है। अब वो बिल्कुल पावरफुल दिख रहा है। यहाँ हमें बताया जाता है कि दुनिया रॉथस्काइल्ड, ड्यूपॉन्ट और मॉर्गन जैसी फैमिलीज को जानती है, लेकिन असली सबसे मिस्टेरियस और पावरफुल फैमिली है ये फैमिली। उनकी वेल्थ बिलियंस में है, लेकिन वो हमेशा लो प्रोफाइल रखते हैं, इसलिए उनका नाम कभी रिच लिस्ट में दिखाई नहीं देता। बॉडीगार्ड चेन को हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाता है और बोलता है, यंग मास्टर, दिस वे प्लीज। इससे साफ पता चलता है कि चेन कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत बड़ा शख्स है। यहाँ बताया जाता है कि ये फैमिली के एयर्स को बचपन से ही टेस्ट किया जाता है। उनकी ट्रेनिंग बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होती है। 5 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स और साथ में पियानो, वायलिन सिखाया जाता है और 18 साल की उम्र तक वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी से बिजनेस कंप्लीट कर लेते हैं। यानी ये फैमिली सिर्फ रिच ही नहीं
बल्कि बेहद पावरफुल और इंटेलिजेंट भी है। यहाँ बताया जाता है कि ये फैमिली अपने एस के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्पेशल ट्रायल्स देती है, यानी सिर्फ रिच होना काफी नहीं, उन्हें खुद को प्रूव भी करना पड़ता है। 3 साल पहले की बात दिखाई जाती है। चेन के ग्रैंडफादर उसे एक मिशन देते हैं। उसे वैन फैमिली में एक नॉर्मल सन इन लॉ बनकर रहना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसे अपनी असली आइडेंटिटी छुपानी होगी। चेन बिना सवाल किए बोलता है, यस ग्रैंडफादर, आई अंडरस्टैंड। यहीं से उसकी रियल स्ट्रगल शुरू होती है। चेन अपने पास्ट को याद करता है और सोचता है, तब मैंने ये ट्रायल अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया था, यानी ये सब उसने खुद चूज किया था, किसी के दबाव में नहीं। फिर चेन की आंखों में सीरियसनेस आ जाती है और वो बोलता है, लेकिन अब ये सब खत्म हो चुका है। उसी वक्त बॉडीगार्ड्स उसे रिस्पेक्ट से बोलते हैं, यंग मास्टर वेलकम बैक। चेन शहर की तरफ देखते हुए खड़ा होता है और अनाउंसमेंट होता है, ये चेन हैज रिटर्न्ड, यानी अब उसकी असली वापसी हो चुकी है और अब सब कुछ बदलने वाला है। अगली सुबह वैन फैमिली के विला में बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा होता है। सब लोग ग्रैंड माँ को विश कर रहे होते हैं, ग्रैंड माँ हैप्पी बर्थडे। तभी ग्रैंड माँ गुस्से में बोलती है, वो बेकार, ये चेन अभी तक यहाँ नहीं आया। वैन जियाओ धीरे से बोलती है, शायद वो काम पर गया होगा। तभी बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, काम, खाना डिलीवर करता है वही ना, कितना मजाकिया है वो। ये चेन की इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि वो वैन फैमिली की रिस्पेक्ट गिरा रहा है। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि उन्हें शर्म आती है उसे अपना फैमिली मेंबर बताने में। ग्रैंड माँ गुस्से में चिल्लाती है, उसे अभी के अभी यहाँ बुला, उसे कोई मैनर्स नहीं है। तभी जियाओ हिम्मत करके सच बोलती है, ग्रैंड माँ वो आज नहीं आएगा क्योंकि हम डिवोर्स लेने वाले हैं। ये सुनकर माहौल पूरी तरह शॉक में बदल जाता है। ग्रैंड माँ गुस्से में जियाओ पर चिल्लाती है, डिवोर्स, तुम्हें किसने परमिशन दी डिवोर्स लेने की? वो याद दिलाती है कि ये शादी उसके लेट ग्रैंडफादर ने फिक्स की थी, यानी ये सिर्फ मैरिज नहीं, फैमिली का डिसीजन था। जियाओ रोते हुए अचानक बोलती है, ये चेन के बाहर किसी और औरत के साथ रिलेशन है। बाहर से वो इनोसेंट बन रही है लेकिन अंदर से सोचती है, मैं फैमिली को सच नहीं पता चलने दूंगी कि चीटिंग मैंने की थी। इसलिए वो उल्टा ये चेन पर ही चीटिंग का इल्जाम लगा देती है। ग्रैंड माँ शॉक होकर चिल्लाती है, व्हाट? फिर गुस्से में ये चेन को गाली देते हुए बोलती है, 3 साल से हमने उसे लक्जरी लाइफ दी, घर दिया, गाड़ी दी और बदले में वो वफादार रहने के बजाय दूसरी औरत के पास चला गया। यानी अब पूरी फैमिली ये चेन को ही गलत समझ रही है। तभी जियाओ का भाई उसे ही ब्लेम करने लगता है, तुम भी जिम्मेदार हो। वो कहता है कि 3 साल की शादी में उसने ये चेन को कभी पास नहीं आने दिया, इसलिए ये चेन दूसरी औरत के पास गया। फिर वो जियाओ को एक्सपोज करते हुए बोलता है, तुम बस मौका ढूंढ रही थी उसे छोड़कर किसी रिच आदमी से शादी करने का। ग्रैंड माँ गुस्से में बोलती है, चाहे जियाओ ने कुछ भी किया हो, ये चेन को बाहर दूसरी औरत नहीं ढूंढनी चाहिए थी। फिर वो और भी गुस्से में आदेश देती है, उसे अभी के अभी यहाँ बुला, मैं खुद फैमिली डिसिप्लिन से उसे सजा दूंगी। जियाओ डरते हुए जवाब देती है, वाई यस, अभी कॉल करती हूँ। जियाओ तुरंत ये चेन को कॉल लगाती है। फोन रिंग होने लगता है, आर 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 आर। दूसरी तरफ ये चेन कॉल उठाता है और कामली बोलता है, व्हाट इज इट? जियाओ कॉल पर ये चेन से बोलती है, ग्रैंड माँ तुम्हें बुला रही हैं, अभी घर आ जा। लेकिन ये चेन बिना डरे सीधे मना कर देता है, नॉट गोइंग। ये सुनते ही जियाओ शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा जवाब देगा। ये चेन कॉल काट देता है। जियाओ गुस्से में बोलती है, इसने तो मेरे ऊपर ही फोन काट दिया। फिर वो ग्रैंड माँ को बताती है, वो नहीं आएगा। ग्रैंड माँ और भी गुस्से में बोलती है, एक लिव इन सन इन लॉ की इतनी हिम्मत। इसके बाद वो शाओजी को आदेश देती है, जाओ उसे पकड़कर यहाँ लेकर आओ। शाओजी मुस्कुराते हुए कहता है, गॉट इट, ये चेन को तो मैं पहले भी कई बार पीट चुका हूँ, अब फिर से मौका मिल गया। सीन शिफ्ट होता है
और हमें एक मिस्टेरियस आदमी दिखता है जो सिटी के बीच खड़ा है। तब रिवील होता है कि कल ही हुआशिन ग्रुप में एक नया चेयरमैन आया है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि किसी को भी उसका नाम या बैकग्राउंड नहीं पता। यानी ये आदमी बहुत ही पावरफुल और सीक्रेट आइडेंटिटी वाला है। वापस ग्रैंड माँ सभी को समझाते हुए बोलती है, हमारी डिंगचेन रियल एस्टेट हमेशा से हुआशिन ग्रुप के साथ काम करती आई है। वो आगे बताती है, अभी हाल ही में हम 70 मिलियन की डील पर बात कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुआ। फिर वो सीरियस होकर कहती है, इसलिए उस नए चेयरमैन के साथ अच्छा रिलेशन बनाना हमारी वैन फैमिली के फ्यूचर के लिए सबसे जरूरी है। सीन शिफ्ट होता है और लिखा आता है, एट द सेम टाइम। यहाँ एक बॉडीगार्ड जैसा आदमी किसी को रिस्पेक्ट से बोलता है, यंग मास्टर आप क्या करने वाले हैं? इससे साफ पता चलता है कि सामने खड़ा इंसान कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक पावरफुल यंग मास्टर है जिसकी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई। और अब स्टोरी और भी मिस्टेरियस होने वाली है। चैप्टर 2 यहीं खत्म होता है। चैप्टर 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यंग मास्टर से कोई पूछता है, आप अभी भी ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तब वो कामली जवाब देता है कि आज उसका डिलीवरी बॉय के तौर पर आखिरी दिन है। वो अपनी असली आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं करना चाहता और सीक्रेटली एनिमीज को ऑब्जर्व कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और वैन शाओजी गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करता दिखता है। वो चेन को कॉल करके बोलता है, तू कहाँ है, मिलते हैं। और चेन बताता है कि वो अभी वीयूअन कम्युनिटी में डिलीवरी कर रहा है। यहाँ शाओजी फोन पर स्मर्क करते हुए बोलता है, ठीक है वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। तभी ये चेन डिलीवरी करते हुए स्कूटर पर जाता दिखता है। अचानक एक कार उसके सामने आकर रुक जाती है। कार के अंदर से शाओजी बोलता है, गाड़ी में बैठो, दादी तुमसे मिलना चाहती हैं। यहाँ ये चेंग गुस्से में बोलता है, चाहे तुम्हारी दादी वैन जियाओ के लिए कितनी भी विनती करे, कोई फायदा नहीं, मैं ये तलाक लेकर ही रहूंगा। तब शाओजी गुस्से में जवाब देता है, क्या तुम पागल हो? मेरी दादी तुमसे भीख मांगेगी? वो तो तुम्हें फैमिली डिसिप्लिन से सजा देना चाहती हैं। इस पर ये चेंग शांत लेकिन ठंडे अंदाज में बोलता है, मुझे सजा दोगे? किस हक से? यहाँ शाओजी गुस्से में बोलता है, किस हक से? तुम बाहर जाकर दूसरी औरत के साथ घूम रहे हो, चाहे कुछ भी हो, वो अब हमारी वैन फैमिली का हिस्सा है। वो और भड़कते हुए कहता है, तुमने वैन फैमिली के साथ गलत किया है, इसलिए तुम सजा के लायक हो। तब ये चेंग कामली अपना हेलमेट उतारते हुए बोलता है, दूसरी औरत? क्या ये वैन जियाओ ने कहा है? फिर वो हल्का सा हंसता है। यहाँ ये चेंग जोर से हंसने लगता है, हा हा हा। ये देखकर शाओजी गुस्से में पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? तब ये चेंग का चेहरा अचानक सीरियस हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, वैन जियाओ वो बेशर्म औरत, किसी को भी परेशान करने की भी हद होती है। यहाँ शाओजी अंदर ही अंदर डर जाता है। वो सोचता है, ये क्या हो रहा है? ये चेंग का चेहरा अचानक इतना डरावना कैसे हो गया? उसकी आंखें तो जैसे किसी पावरफुल इंसान की तरह लग रही हैं, जो सबको नीचे समझता है। फिर भी शाओजी अपने आप को संभालकर गुस्से में बोलता है, लगता है मैंने गलत देख लिया। ये बेकार आदमी ऐसा प्रेजेंस कैसे रख सकता है? वो आदेश देता है, अंदर बैठो। पहले होटल के बाहर घुटनों पर बैठना, फिर बर्थडे खत्म होने के बाद सजा मिलेगी। लेकिन ये चेंग साफ मना कर देता है, मैंने कहा ना, मैं नहीं आ रहा। यहाँ शाओजी गुस्से में गाड़ी से उतरते हुए कहता है, तू बेकार कचरा है, लगता है फिर से पिटने का शौक है तुझे। और वो ये चेंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। शाओजी हमला करने ही वाला होता है, मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन तभी ये चेंग लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है। एक ही पल में वो पूरा सिचुएशन पलट देता है और शाओजी सीधे जमीन पर गिर जाता है। यहाँ शाओजी को जोरदार थप्पड़ पड़ता है और वो दर्द में चिल्लाता है, फिर गुस्से में बोलता है, तू बेकार कचरा, तूने हिम्मत कैसे की मुझे जवाब देने की? गुस्से में वो चाकू निकालता है, मैं फैमिली रूल्स के अनुसार तुझे खत्म कर दूंगा। शाओजी चाकू से हमला करता है, लेकिन ये चेंग बिना डरे खड़ा रहता है। अगले ही पल वो इतनी तेजी से मूव करता है कि उसकी आफ्टर इमेजेस दिखने लगती हैं और एक ही बार में शाओजी का हमला रोक देता है।
यहाँ ये चेंग एकदम सही टाइमिंग से शाओजिए का हाथ पकड़ लेता है। चाकू सीधा जमीन पर गिर जाता है। थर्ड और शाओजिए दर्द से चिल्ला उठता है। इसके बाद ये चेंग बिना रुके जोरदार पंच मारता है। शाओजिए सीधा दूर जा गिरता है। तब ये चेंग ठंडे अंदाज में कहता है, जाकर अपने वैन फैमिली को बता देना, अब मैं उनका कुत्ता नहीं हूँ जो बुलाने पर आ जाऊं और कहने पर चला जाऊं। यहाँ ये चेंग गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, जब तक मैं खुद ना चाहूं कोई मुझे आदेश नहीं दे सकता। जमीन पर गिरा हुआ शाओजिए दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, तू साला बस रुक, अभी बताता हूँ। लेकिन ये चेंग बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। इमेज 3। इसके बाद हमें एक बड़ा सा वनहाउ होटल दिखाया जाता है। यहाँ हमें ओल्ड मैडम वैन दिखाई देती हैं, जो अपने पालतू कुत्ते को गोद में लिए खड़ी हैं। तभी कोई आकर बताता है, शाओजिए वापस आ गया है। ओल्ड मैडम वैन गाड़ी की तरफ देखते हुए कहती हैं, शाओजिए काम संभालने में वाकई बहुत एफिशिएंट है। उन्हें अभी तक अंदाजा नहीं है कि असल में क्या हुआ है। यहाँ शाओजिए गाड़ी से उतरते ही जोर से चिल्लाता है, ग्रैंड माँ। उसका पूरा हाल देखकर साफ है कि वो बुरी तरह पिट चुका है। दूसरी तरफ ओल्ड मैडम वैन ये हालत देखकर हैरान रह जाती हैं। ओल्ड मैडम वैन गुस्से और चिंता में पूछती हैं, मेरे प्यारे पोते, ये हाल किसने किया? किसने तुम्हें इतना मारा? तब शाओजिए गुस्से में जवाब देता है, ग्रैंड माँ, ये सब वैन जियाओ के बेकार पति ने किया है। यहाँ वैन जिकियांग, शाओजिए के पिता, गुस्से से भड़क जाते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं, क्या उस बेकार इंसान ने तुझे चोट पहुंचाई? मैं उसे जान से मार दूंगा। शाओजिए रोते हुए पूछता है, ग्रैंड माँ, क्या हम पुलिस को बुलाएं? लेकिन ओल्ड मैडम वैन चालाकी से मुस्कुराते हुए कहती हैं, अगर पुलिस आई तो ये बात सब जगह फैल जाएगी। फिर वो ठंडे अंदाज में बोलती हैं, ये फैमिली मैटर है, मैं खुद उसे उसकी सजा दिलाऊंगी। यहाँ ओल्ड मैडम वैन गुस्से में आदेश देती हैं, जिकियांग, मुझे पता है तुम्हारे अंडरवर्ल्ड में कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। उन्हें बोलो उस कमीने को अच्छी तरह सबक सिखाए और उसे मेरे सामने लाओ। पास खड़ा आदमी तुरंत जवाब देता है, यस। आधा घंटा बाद हुलियान कम्युनिटी। यहाँ ये चेंग आराम से खड़ा दिखता है, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उसके सामने कुछ लोग खड़े हैं और माहौल थोड़ा टेंस हो चुका है। यहाँ कुछ गुंडे ये चेन को घेर लेते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, तू ही ये चेन है ना, चल हमारे साथ। ये चेन उन्हें देखकर शांत रहता है और मन में सोचता है, लगता है वैन फैमिली ने और लोगों को भेज दिया है। फिर वो ठंडे अंदाज में कहता है, आज मेरा खाना डिलीवर करने का आखिरी दिन है, मैं कहीं नहीं जा रहा। यहाँ गुंडे गुस्से में हमला करने के लिए दौड़ते हैं और चिल्लाते हैं, इसके हाथ पहले तोड़ दो, अगर तू हमारे साथ नहीं आएगा तो सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अगले ही पल सब कुछ खत्म हो चुका होता है। ये चेंग बिल्कुल आराम से खड़ा होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा हुआ, मेरा काम अफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पीछे से एक बड़ा गुंडा गुस्से में हमला करने आता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो चिल्लाता है, रुक जा वहीं। लेकिन ये चेंग बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। अगले ही पल ये चेंग बिना पीछे देखे ही अटैक कर देता है। एक ही वार में वो उस गुंडे को जोरदार पीछे फेंक देता है और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। यहाँ ये चेंग आराम से अपना सामान चेक करता है और बोलता है, अच्छा हुआ डिलीवरी सेफ है। पीछे दुश्मन गिर चुका होता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ये चेंग अपनी बाइक पर बैठकर निकल जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बस एक लास्ट डिलीवरी बाकी है, यानी उसके लिए ये सब सिर्फ एक छोटा सा काम था। चैप्टर 3 यहीं खत्म होता है।